आज हम अपनी कहानी एम्पायर ऑफ डिवोशन के तीसरे भाग जब निकटता धीरे धीरे प्रभाव में बदलने लगती है की शुरुआत करने वाले हैं। पिछले चरण में एक महत्वपूर्ण बदलाव शुरू हो चुका था। एक ऐसा बदलाव जो बाहर से बहुत साधारण दिखाई देता था, लेकिन भीतर से पूरे ढांचे को बदलने की क्षमता रखता था। किसी भी बड़े समूह में हमेशा दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो सुनते हैं, सीखते हैं और अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। दूसरे वे जो उस पूरे वातावरण को चलाने में भूमिका निभाने लगते हैं। इन दोनों के बीच का अंतर बहुत सूक्ष्म होता है, लेकिन प्रभाव बहुत गहरा होता है। अब माँ आनंदशीला धीरे धीरे उस दूसरे वर्ग की ओर बढ़ रही थी। उनकी उपस्थिति केवल सभाओं तक सीमित नहीं रह गई थी। अब वह उस व्यवस्था के बीच खड़ी थी जो पूरे समुदाय को एक दिशा देने का प्रयास कर रही थी। समय के साथ साथ एक और चीज़ स्पष्ट होने लगी। जब भी किसी कार्य को संगठित करने की आवश्यकता होती, कई लोगों की नज़र अनायास ही उनकी ओर चली जाती। यह स्थिति अचानक नहीं बनी थी, यह धीरे धीरे बनी थी। छोटे छोटे कामों से शुरुआत हुई थी। लोगों को मार्ग दिखाना, अलग अलग कार्यों को व्यवस्थित करना और ऐसा निर्णय लेना जो समूह की गतिविधियां सुचारू रूप से चलाती रहें। इन सब ने मिलकर उनकी भूमिका को बदलना शुरू कर दिया। अब वह केवल एक साधारण सदस्य नहीं रही। उनकी उपस्थिति उस स्थान तक पहुंचने लगी जहां से पूरे वातावरण की गति को समझा जा सकता था। किसी भी बड़े विचार के साथ जुड़ने वाले लोगों में एक समान भावना पाई जाती है। वे मानते हैं कि उनका जीवन अब पहले जैसा नहीं रहेगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये परिवर्तन और भी गहरा होता है। वो सिर्फ उस विचार को स्वीकार नहीं करते, बल्कि उसे आगे बढ़ाने का काम भी अपने हाथ में लेने लगते हैं। माँ आनंदशीला के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा था। जैसे जैसे समुदाय का विस्तार हो रहा था, वैसे वैसे उसके अंदर समन्वय की ज़रूरत भी बढ़ रही थी। अलग अलग देशों से लोग आ रहे थे। भिन्न संस्कृतियों के लोग एक ही स्थान पर रह रहे थे। हर व्यक्ति अपनी आदतों और सोच के साथ इस नए वातावरण में प्रवेश कर रहा था। ऐसे समय में सिर्फ आध्यात्मिक वार्तालाप पर्याप्त नहीं होती। किसी को ये भी देखना होता है कि व्यवस्था कैसी चलेगी, कौन किस काम को संभालेगा और कब कौन सा निर्णय लेना उचित होगा। धीरे धीरे ये जिम्मेदारी भी उनके हाथों में आने लगी। वो लोगों के बीच संवाद स्थापित करती, कभी किसी विवाद को शांत करती, कभी किसी योजना को आकर देने में मदद करती। इन परिस्थितियों ने उनकी पहचान को एक नया आयाम दिया। अब लोग उन्हें सिर्फ एक अनुयायी के रूप में नहीं देखते थे। उनकी छवि उस व्यक्ति की बनने लगी थी जो अंदर चल रही गतिविधियों को समझता है। ये परिवर्तन किसी भी समुदाय में बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति व्यवस्था के केंद्र के पास पहुंचता है तो उसे बहुत सी ऐसी बातें दिखाई देने लगती हैं जो बाहर खड़े लोगों को नज़र नहीं आती। उसे समझ आने लगता है कि कौन सी गतिविधि किस दिशा में जा रही है, कहाँ संतुलन बनाए रखने की ज़रूरत है और किन परिस्थितियों में तुरंत निर्णय लेना पड़ सकता है। इस प्रक्रिया में उनका प्रभाव भी बढ़ने लगा। प्रभाव का अर्थ सिर्फ अधिकार नहीं होता। कई बार इसका अर्थ ये होता है कि लोग आपकी बात को ध्यान से सुनते हैं। उन्हें लगता है कि आपके पास अनुभव है और आप परिस्थितियों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। ऐसे समय में व्यक्ति के सामने एक नई चुनौती भी आती है। उसे ये तय करना पड़ता है कि वो इस बढ़ती भूमिका को कैसे निभाएगा। क्या वो सिर्फ व्यवस्था को संभालेगा या फिर इस व्यवस्था को और मजबूत बनाने की दिशा में आगे बढ़ेगा। माँ आनंदशीला के सामने भी यही रास्ते खुल रहे थे। उनका स्वभाव प्राकृतिक रूप से ही सक्रिय था।
वे परिस्थितियों को सिर्फ देखकर संतुष्ट रहने वाली नहीं थी, उन्हें कार्य करना पसंद था। इसी स्वभाव ने उन्हें और अधिक सक्रिय बना दिया। जब भी कोई योजना बनती, वो उसके व्यवहारिक पहलुओं पर ध्यान देती। जब भी किसी कार्यक्रम की तैयारी होती, वो ये सुनिश्चित करने की कोशिश करती थी कि सब कुछ व्यवस्थित ढंग से हो। इस तरह धीरे धीरे उनके और रजनीश के बीच संवाद भी बढ़ने लगा। ऐसे संवाद केवल औपचारिक नहीं होते, ये अक्सर विचारों, योजनाओं और आने वाले समय की संभावनाओं के बारे में होते हैं। ये निकटता सिर्फ व्यक्तिगत संबंध का संकेत नहीं थी, ये उस विश्वास का संकेत थी जो किसी भी बड़े कार्य को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है। जब किसी नेता को यह महसूस होता है कि उसके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो उसके विचारों को समझ सकते हैं और उन्हें व्यवस्थित रूप दे सकते हैं, तो वो स्वाभाविक रूप से उन पर भरोसा करने लगता है। यहीं से माँ आनंद शीला की भूमिका और स्पष्ट होने लगी। अब वो सिर्फ एक सहयोगी नहीं थी, वो उस संरचना का हिस्सा बन चुकी थी जो पूरे समुदाय की दिशा तय करने में सहायक बन रही थी। लेकिन हर बढ़ती भूमिका अपने साथ नई जटिलताएं भी लाता है। जितना अधिक व्यक्ति केंद्र के करीब आता है, उतना ही अधिक जिम्मेदारियां उसके सामने आती हैं। कई बार उसे ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो सबको पसंद नहीं आते। उसे संतुलन बनाए रखना पड़ता है, एक ओर विचारों की स्वतंत्रता और दूसरी ओर व्यवस्था की आवश्यकता। ये संतुलन बनाए रखना आसान नहीं होता। कई बार इसके लिए कठोरता भी दिखानी पड़ती है, और यही वो बिंदु होता है जहाँ से किसी भी व्यक्ति की असली परीक्षा शुरू होती है। माँ आनंद शीला भी अब उसी रास्ते पर आगे बढ़ रही थी। उनका प्रभाव बढ़ रहा था, उनकी भूमिका और स्पष्ट होती जा रही थी, और उनके आसपास का वातावरण भी तेज़ी से बदल रहा था। लोगों की संख्या बढ़ रही थी, समुदाय का आकार बड़ा होता जा रहा था, और उसके साथ साथ चुनौतियां भी बढ़ने लगी थी। ये कहानी अभी आपने प्रारंभिक मोड़ पर थी, लेकिन ये स्पष्ट हो चुका था कि आने वाले समय में घटनाएं और अधिक जटिल होने वाली हैं, क्योंकि जब कोई विचार हजारों लोगों को आकर्षित करने लगता है, तब उसे संभालना उतना ही कठिन हो जाता है। और जब उस विचार के केंद्र में कुछ विशेष व्यक्ति होते हैं, तो उनकी भूमिका इतिहास का हिस्सा बन जाती है। माँ आनंद शीला अब उसी पथ पर बढ़ रही थी, एक ऐसा पथ जहाँ आगे की यात्रा उन्हें और भी बड़े निर्णय के सामने खड़ा करने वाली थी।